पंजाबी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे पंजाबी पढ़ रहे सारे विद्यार्थियों का अज की क्लास में स्वागत है। जिवें कि आप सारे जानते हो कि पिछली क्लास दे विच आपां जम्मू यूनिवर्सिटी दे अंदर जो सब्जेक्ट है जम्मू कश्मीर का इतिहास उस उत्ते डिस्कशन कर रहे हाँ, जिसका दूजा टॉपिक है जम्मू कश्मीर की पंजाबी कविता का इतिहास। मुंडला काल 1600 तो 1850 ईस्वी, जिस दे विच उसका इतिहासिक पिछोकड़, अध्यात्मिक कविता ते बीरमशाही संतां दी कविता आपां ने दसनी है। तो आपां पहले टॉपिक उत्ते चल रहे हाँ। ये टॉपिक है, टॉपिक का सब टॉपिक मुंडला काल। 3 कालों की आपां गल कीती सी। ये मुंडला काल और मुंडले काल का भी आपां इतिहासिक पिछोकड़ पढ़ रहे हाँ। पिछली क्लास दे विच आपां क्योंकि जम्मू कश्मीर दोनों सूबे का सानू दसना है, इसलिए कश्मीर की गल असी पिछली क्लास दे विच कर चुके हाँ। अज गल करांगे जम्मू सूबे का इतिहासिक पिछोकड़ की रहा। अज की क्लास विच गल करांगे जम्मू सूबे की। जिवें असी कश्मीर की गल की कि कश्मीर के अंदर 3 तरह के हाकमां ने राज किया, मुगल ने, अफगाना ने ते फिर सिख राज आया। जब असी जम्मू की गल करते हाँ तो जम्मू के अंदर 1600 तो लैके 1850 ईस्वी का जब असी काल वेखते हाँ तो बेशक मुगल दौर रहा, पर उस समय जम्मू के अंदर जो इत्थे दे राजपूत रजवाड़े सन वो राज करया करते सन। बेशक उस समय वो मुगल सरकारां नूं, मुगल हाकमां नूं नजराने भेंट किया करते सन या फिर टैक्स के रूप में उन्होंने भारी रकम दिया करते सन, ताकि जिहड़े हाकम ने, मुगल हाकम ने, वो इन्हां दे अंदरूनी मसलियां दे विच दखलअंदाजी ना कर सकन। तो इस तरह जो जम्मू के रजवाड़े सन वो अपनी मनमानियां अपने अपनी इलाकों दे विच करया करते सन, लोगों कोलों भारी टैक्स वसूल करना। तो जद असी पूरी पिक्चर नूं, इस काल की पूरी पिक्चर नूं वेखते हाँ तो कोई वड्डी तब्दीली ना तो समाजिक पद्धर उत्ते आई ते ना ही राजनीतिक पद्धर उत्ते कोई वड्डी तब्दीली सानूं वेखण नूं मिलती है। पर जद असी इसकी राजनीतिक पूरी क्रिया नूं वेखिए कि इस दे अंदर किस किस तरह का राज रहा, तो आपां शुरू करते हाँ कि जम्मू सूबे के अंदर जो ने और राजपूत रजवाड़े, राजपूत राज करया करते सन मुगल दौर के अंदर। मुगल दौर के अंदर फिर एक जगह होर जद आपां पढ़ते हाँ तो एक जगह जिवें कि तुझके जहांगीरी विच ये गल सामने आउंदी है कि संग्राम देव का जो राजा सी वो जम्मू उत्ते राज करया करदा सी। संग्राम देव का नाम तुझगे जहांगीरी विच आउंदा है। कहते ने कि इस कोल 1500 सिपाही ते 1000 घोड़े सन। ते ये जम्मू का राजा सी। इसका नाम तुझगे जहांगीरी विच आंदा है, जिसनों कि गुलाम मोहिउद्दीन ने अपनी किताब काशिर विच लिखा है। इस चीज़ नूं कि तुझगे जहांगीरी विच संग्राम देव का नाम आया, जो कि जम्मू का राजा सी। 1500 सिपाही और 1000 घोड़ियां का वो उसका राज सी। और ये चीज़ जिहड़ी है गुलाम मोहिउद्दीन ने अपनी किताब काशिर विच लिखी है। इस तो बाद जेकर असी वेखिए तो 1750 ईस्वी विच रणजीत देव का राज आउंदा है। रणजीत देव ये महाराजा रणजीत सिंह नहीं ने, कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये महाराजा रणजीत सिंह नहीं बल्कि ये रणजीत देव ने, जिन्हां दी देव डायनेस्टी की आपां गल करते हाँ।
1750 ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਦੇਵ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਦੇਵ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 1750 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਮੂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਜੋ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 1760 ਈਸਵੀ ਤੱਕ 1760 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕਾफ़ी ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਘਟੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘਟਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੇਖੀ। ਅੱਛਾ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੜਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਕਾफ़ੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1760 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾफ़ी ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 1780 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਹੈ, ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1780 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਦੇਵ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ज़्यादा देर तक नहीं रहा, 31 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸਨੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 31 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ 31 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਇਸਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਦੇਵ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਦੇਵ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਆਪਸੀ ਜੋ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਆਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਦੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਰਣਜੀਤ ਦੇਵ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਦੇਵ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਰਣਜੀਤ ਦੇਵ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਦੇਵ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਜੋ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਉਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1831 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੋ ਰਾਜ ਹੈ 1831 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ ਫਿਰ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਹੀ ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੋਗਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ
ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਣਜੀਤ ਦੇਵ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਤਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ज़्यादा डीपली जाने की सानू ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ इसका नट शैल, इसका इतिहासिक पिछोकड़ दसना है, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इकट्ठा ही आना है जम्मू कश्मीर का इतिहासिक पिछोकड़। तो आप अगर पूरी हिस्टरी लिखन बैठ गए तो ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सकता। इसलिए जो मेन चीज़ां ने, जो मेन घटनावां वापरियां, किवें एक राज दूसरे दे हथ गया, तो वो चीज़ां दा आपां जिक्र करना है। तो इसके बाद जिहड़ा जम्मू राज है 1831 ईस्वी दे विच डोगरियां कोल फिर जाता है। भावें कमान जो है महाराजा रणजीत सिंह दी ही सी, पंजाबी राज दी ही सी, पर जांदा किस कोल है? गुलाब सिंह जो है इसका पहला हाकम बनता है। हुण जेकर असी जम्मू कश्मीर दे अंदर पूरे इतिहासिक पिछोकड़ नूं देखिए, 1600 तो लैके 1850 ईस्वी तक, 50 ईस्वी तक ਤਾਂ कश्मीर सूबे की तरह ही, क्योंकि कश्मीर के अंदर भी आपां वेख्या कि कोई वड्डे पद्धर ते कोई लोक हितैषी गल नहीं हुई, उत्थे लोगों के हितों लिए ज़्यादा नहीं सोचा गया। और इस तरह जम्मू सूबे की भी यही हालत सी, इत्थे भी कोई लोक हितैषी जो वड्डी तब्दीली है वो सानू वेखण नूं नहीं मिलती कि लोगों के लिए ज़्यादा कुछ किया गया होवे। तो इस राज के अंदर भी जो एज इट इज़ जो कश्मीर के अंदर समाजिक ढांचा या राजनीतिक ढांचा असी वेखते हाँ, उही सानू जम्मू के अंदर भी मिलता है। पर एक चीज़ होर, जब असी इतिहासिक पिछोकड़ नूं वेखते हाँ तो असी दो जिहड़े राज आए ने, जो लोक हितैषी राज आए ने 1600 तो लैके 1800 ईस्वी तक, दो लोक हितैषी राज भी आए ने 1600 तो लैके 1850 ईस्वी तक। आपां ने कश्मीर की गल भी कर ली, जम्मू की गल भी कर ली, ये भी देख लिया कि पूरा जो ढांचा है समाजिक धार्मिक या धार्मिकता का गल नहीं की, समाजिक ते जिहड़ा राजनीतिक ढांचा है वो किस तरह का रहा। पर जब असी 1600 तो लेकर 1850 ईस्वी की गल करते हाँ तो इस दे विच जिहड़े दो राज आए उन्होंने आपां अणगौलिया नहीं कर सकते। और वो राज सन लोक हितैषी राज, जिन्हां दे विच लोकां ने काफ़ी खुशहाली देखी। लोक हितैषी राज, ये दो दौर आए, दो दौर सानू वेखण नूं मिलदे ने। दो दौर जेकर गल करिए तो पहला जो दौर आया, पहला दौर आउंदा है 1753 तो लैके 1762 ईस्वी तक। कई विद्वान इत्थे 1753 की जगह 1754 भी लिखते हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। 1753 तो लेके 1762 तक एक हितैषी राज जो सानू पहला दौर लोक हितैषी राज का मिलता है, वो आया है राजा सुखजीवन मल दा। सुखजीवन मल दा राजा सुखजीवन मल जो सी ओ की गुरु घर का काफ़ी श्रद्धालु सी, उस उत्ते गुरमत का प्रभाव भी सी। तो इस राज के अंदर जब आप गल करते हाँ, इसके राज की जो गल है वो कीती है मुहम्मद दीन फोक ने। और इसके नाल ही सानू डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन की किताब काशिर दे विच भी इसका जिक्र किया गया है। राजा सुखजीवन मल का जो राज है, जो राज का दौर रहा 1753 तो लेके 1762 का, इसका जो जिक्र है मुहम्मद दीन फोक ने भी किया है, और दूजी थां डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन ने अपनी बुक काशिर विच कीता है। हुण जेकर इसके राज की गल करिए तो इसके राज के अंदर कश्मीरियां ने काफ़ी खुशहाली वेखी, क्योंकि पहला तो एक कश्मीर का गवर्नर बनता है, पहला कश्मीर का गवर्नर बनता है। फिर उसके बाद ये
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭਾਰ ਸਨ ਉਹ ਘਟੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਵਧੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਵੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਰੈਣ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਤ ਰੈਣ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਸਨ ਸੰਤ ਦਾਸ। ਸੰਤ ਰੈਣ ਸੰਤ ਦਾਸ ਛਿੱਬਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 1834 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1841 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਮੀਹਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਰਾਜ ਜਰਨਲ ਮੀਹਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਮੀਹਾ ਸਿੰਘ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਜਨਰਲ ਮੀਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਵਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੋ ਹੈ, ਕੰਵਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮੀਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਈ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸੇਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੋ ਲੇਖ ਨੇ ਜਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮੀਹਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਨ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਮੀਹਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਨਵਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮੀਹਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਹੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਆਇਨੇ ਅਕਬਰੀ। ਆਇਨੇ ਅਕਬਰੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਕਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਸਤੂਰੇ ਅਲ
अलमा। एक बुक का नाम है ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੁੱਕ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਇਨੇ ਅਕਬਰੀ ਜਾਂ ਤਾਰੀਖ ਕਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਦਸਤੂਰੇ ਅਲ ਅਲਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਜਰਨਲ ਮੀਹਾ ਸਿੰਘ ਦੇ जो उस समय आर्थिक स्थिति रही कि किस तरह की आर्थिक स्थिति जनरल मीहा सिंह के दौर के विच सी, ये बुक उसनू प्रगट करती है, उसनू दर्शाउंदी है। पर इस बुक नू अनगोलिया किया गया क्योंकि उस समय की जो खुशहाल आर्थिक स्थिति सी या राजनीतिक ढांचा सी या समाजिक ढांचा सी, वो लोगों के सामने जग जाहिर ना हो सके। जनरल मीहा सिंह के काल के अंदर भी लोगों ने काफ़ी खुशहाली देखी, जो हर पक्षों जो है वो लोक हितेशी गल्लां ही रहियां। पर उस दे नाल ही जनरल मीहा सिंह जिवें असीं गल कर चुके हाँ कि इतिहास की लोड़ तो वाकफ सन, तां इन्हां दे काल दे अंदर तकरीबन 308 ਜਿਹੜੇ विद्वान ने ਵੱਖ-ਵੱਖ खित्तियां तो ताल्लुक रखने वाले, कोई कवि ने, कोई लेखक ने या कोई होर रचनावां लिखते ने। 308 विद्वानां नूं जो दरबार सी, सरकारी दरबार सी, उस दे विचों वजीफे भी दिते जांदे सन। 308 विद्वानां नूं वजीफे भी राज दरबार दे विचों दिते जांदे सन, जिन्हां दे विच 193 सिख ते हिंदू विद्वान सन, तां 115 जो वो मुस्लिम विद्वान सन, मुस्लिम विद्वान सन। तो ये जो राज रहा जनरल मीहा सिंह का, तो आप कह सकते हाँ कि इस राज के अंदर जो साहित्य है वो भी काफ़ी लिखा गया, काफ़ी अनुवाद किया गया। तो ये काल जड़ा है वो लोक हितेशी काल रहा। ये दो कालों की आप गल की है, पहला राजा सुखजीवन मल का काल रहा लोक हितेशी काल, तो दूजा रहा जनरल मीहा सिंह का काल। उसके बाद जेकर असी इस पूरे दौर की जे असी मुंडले काल की गल कर रहे हाँ, मुंडले काल के अंदर जेकर असी ये गल की है इतिहासिक पिछोकड़ की कि राजनीतिक ढांचा ते समाजिक ढांचा किस तरह का रहा। जेकर असी साहित्यिक प्रवृत्तियों की गल करिए, क्योंकि साडा जो मेन टॉपिक है वो है जम्मू कश्मीर की पंजाबी कविता का इतिहास, तो इतिहासिक पिछोकड़ दे विच साहित्यिक प्रवृत्तियों की गल भी करना जरूरी है। तो जेकर असी साहित्यिक प्रवृत्तियों की गल करिए, इस काल के अंदर जिवें कि पिछली क्लास के भी आप डिस्कस किया सी कि इस पूरे काल के अंदर 1600 तो लैके 1850 ईस्वी तक पूरे काल के अंदर अध्यात्मिक कवितावां जिहड़ियां ने वो रचिया गई ने, कोई भी किस्सा या होर रचना सानू नहीं मिलती। तो इस काल के अंदर जो है वो आध्यात्मिक कविता प्रधान रही है, आध्यात्मक कविता। इस काल के अंदर सानू आध्यात्मिक कविता मिलती है। और इस काल के जेड़े मेन जेड़े विद्वान सन, जो कवि जिन्हां दा जिक्र इस काल के अंदर आपां करते हाँ जम्मू कश्मीर के इतिहास के अंदर, वो ने पहला साडे कोल आउंदे ने सुथरा शाह। जिवें कि आपां पहले भी कह चुके हाँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिन्हां ने पंजाबी का मुंड बनिया वो सन सुथरा शाह। सुथरा शाह। दूजा साडे कोल ने सुथरा शाह तो बाद ने संत रैन, फिर संत दास छिब्बर। मैं इसनों ऊपर लिख ला ताकि तुहानू प्रॉपर तरीके नाल क्लीयर हो जाए। पहले कवि ने सुथरा शाह, संत रैन, संत दास छिब्बर,
फिर केसर सिंह छिब्बर, केसर सिंह छिब्बर। उसके बाद है साडे कोल बाबा सिद्धनाथ, बाबा सिद्धनाथ, सिद्धनाथ तो बाद बाबा मोज सिंह, बाबा मोज सिंह, बाबा बाग सिंह, जिन्हां दे नाल अध्यात्मिक कविता दा दौर खत्म हुंदा है। बाबा बाग सिंह। ये जिहड़े ने ये 1600 तो लैके 1850 ईस्वी दे काल दे मेन कवि रहे ने, जिन्हां ने अध्यात्मिक कविता लिखी, या कह सकते हाँ कि इस काल दे जिहड़े विद्वान सन, जिन्हां दी कवितावां या जिन्हां दी रचनावां सानू इस काल दे अंदर मिलदियां ने जम्मू कश्मीर दे इतिहास के अंदर। जम्मू कश्मीर की आपां गल कर रहे हाँ, जम्मू कश्मीर के इतिहास के अंदर जो सानू इस काल के अंदर कवि मिलते हैं वो ये ने सुथरा शाह, जिन्होंने पंजाबी कवि होने का मान जम्मू कश्मीर के अंदर पहला पंजाबी कवि होने का मान प्राप्त होया। संत रैन और संत दास छिब्बर जो कि श्रीनगर के नाल ताल्लुक रखते सन, श्रीनगर के नाल। सुथरा शाह भी जिहड़े ने वो कश्मीर के नाल ताल्लुक रखते सन। उसके बाद केसर सिंह छिब्बर जो ने वो जम्मू दे नाल, और बाबा सिद्धनाथ और बाबा मोज सिंह और बाबा बाग सिंह जो ने ये बीरम शाही गद्दी दे नाल, जिसकी गल आपां अगली क्लास दे विच भी करांगे। बीरम शाही संतां दी कविता, जिस दे विच इन्हां तिन्हां दियां कवितावां, इन्हां तिन्हां दियां रचनावां दी आपां गल करांगे। एक अलग टॉपिक है अध्यात्मिक कवितावां दी भी आपां गल करांगे। अध्यात्मिक कवितावां दे अंदर साडी सारे जिहड़े रचनकार ने, इन्हां दा पूरा जो इन्हां ने किहड़ियां रचनावां लिखियां, की कीता, वो सारे काम जिहड़े ने वो साडा अध्यात्मिक कविता जो टॉपिक है उसके अंदर आ जाने ने। तां बीरम शाही गद्दी दे नाल संबंध रखते सन। पुंछ दी गद्दी है, पुंछ इलाके दी, पुंछ। तां ये ने जो अलग अलग जम्मू कश्मीर दे सूबे रियासत दे अंदर अलग अलग जगहों के नाल ताल्लुक रखते सन, और जिन्हां दियां कवितावां, जिन्हां दियां रचनावां सानू 1600 तो लैके 1850 ईस्वी तक मिलदियां ने। ते इस दे नाल ही साडा अज दा टॉपिक भी कंप्लीट होंदा है। टॉपिक सी साडा जम्मू कश्मीर दी पंजाबी कविता दा इतिहास, जिस दा सब टॉपिक आपां ने कीता है, सब टॉपिक कीता है मुंडला काल और इसका इतिहासिक पिछोकड़। इतिहासिक पिछोकड़ आपां 2 क्लासां दे विच डिस्कस कर चुके हाँ। अज दी क्लास दे नाल ये साडा टॉपिक जिहड़ा है इतिहासिक पिछोकड़ एक कंप्लीट हुंदा है। अगली क्लास दे विच गल करांगे अध्यात्मिक कविता दी। फिर नैक्सट जिहड़ी क्लासेस रहांगियां उन्हां दे विच गल करांगे बीरम शाही संतां दी कविता दी। तां इस दे नाल जो साडा जम्मू कश्मीर दे इतिहास का जो साडा सैकेंड टॉपिक है, जम्मू कश्मीर की पंजाबी कविता का इतिहास वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आप सारिਆਂ ਨੂੰ अज के क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी जानकारी मिली होगी। इस वीडियो ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर कर देना ताकि ਜਿਹੜੇ होर भी स्टूडेंट्स ने उन्होंने भी प्रॉपर जानकारी मिल सके। जो साडा पेज है यूट्यूब चैनल है उसਨੂੰ सबसक्राइब कर लेना ताकि ये जी जानकारी है होर स्टूडेंट्स तक पहुँच सके तो वो भी इस जानकारी तो लाभ चुक सकन। आज की क्लास लिए इतना ही, धन्यवाद।